जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे, आज हम लोगों को पढ़ना है आर्टिकल 32। हमने कहा था कि कल आप लोग कमेंट करना, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 किसे कहते हैं? आर्टिकल 32 का मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? ठीक। तो आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है ये संविधान की आत्मा और हृदय है। क्यों आत्मा और हृदय है? हम लोगों को क्या दे दिया गया? हम लोगों को आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, ठीक। फिर 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हम लोगों को क्या मिला? 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, 21 और 22, है ना। फिर उसके बाद हमको आर्टिकल 22 मिला है गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है दोष सिद्ध के संबंध में थोड़ा अच्छा। फिर 23-24 हम लोगों को मिला कि वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर हम लोगों को 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला। फिर 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार मिला। लेकिन ये अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन इसका कोई गारंटी तो ले। आखिर अगर इनका हनन होता है तो हम लोग करेंगे क्या? जाएंगे क्या? अपने अधिकार को लागू कैसे कराएं? तो ये जो है इसीलिए ये इस आर्टिकल की व्यवस्था की गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम लोग के साथ कोई भी इन अधिकारों को लेके इन अधिकारों का हनन होता है तो इसका उपचार किसके पास है? ये आर्टिकल 32 के पास। इसीलिए कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब जो संवैधानिक उपचार जो हैं उनका भी अधिकार है हमें कि इसका उपचार कैसे किया जाए। इसलिए ये जो है इसको मतलब संवैधानिक उपचारों को अधिकार को भी मूल अधिकार की संज्ञा में रखी गई है। मतलब कि मूल अधिकारों का संरक्षण करता जो है, संरक्षण भी एक मूल अधिकार है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है संविधान के हृदय और आत्मा। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है संविधान के हृदय और आत्मा। तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये पूछ लेंगे कि संविधान आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। या इस तरह से पूछ दिया जाए कि संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो किसे क्या कहा गया है? आर्टिकल 32 को। लेकिन अगर ये पूछ दे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। एक तो ठाकुरदास भार्गव जी और दूसरा मैं पूर्व जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो दोनों में से कोई भी पूछ देंगे, आप लोग आराम से लगा देना, ठीक। तो देखिए इससे एक तो ये दो क्वेश्चन ये बन जाएंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अब ये जो है आर्टिकल 32 जो है हम लोग ये जो रिट आर्टिकल जो 32 है ये 5 तरह के रिट जारी करता है। कौन सी? 5 तरह के रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिट है? एक है हमारा कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है हमारा? परमादेश। तीसरा है हमारा क्या? तीसरा है हमारा प्रतिषेध। तीसरा है हमारा क्या? प्रतिषेध। चौथा क्या है हमारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। और चौथा है हमारा क्या? चौथा है हमारा उत्प्रेषण। पांचवा क्या है? पांचवा है अधिकार परीक्षा। इसको हम लोग अभी बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए इनका जो है इंग्लिश में भी नाम पूछ लेते हैं ना, तो ये हैबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन, है ना, सर्टियोरी और को वारंटो, ठीक। ये पूछ लेंगे, ये भी हम लोग लिख देंगे ना आराम से। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो रिट है अब इसको जारी कौन करता है। ये 5 प्रकार के जो रिट हैं, मतलब कि जो हमारा मूल अधिकार है, संविधान ने मूल अधिकार का गारंटी करता। संविधान जो है, संविधान ने जो हमारे मूल अधिकार है उसका संरक्षण करता है या गारंटी करता है कि इसकी गारंटी कौन लेगा कि ये हमारे जो मूल अधिकार हैं वो सुरक्षित रहेंगे या उनका हनन नहीं कर पाएगा कोई। अगर कोई करेगा तो उसके लिए कोई एक संस्था है जो हम लोग के लिए हमेशा खड़ी रहेगी बिना किसी
दबाव के या किसी कोई भी बात के या बिना किसी आनाकानी के, मतलब ये उसके लिए बाध्य है। मूल अधिकार जो है, इसीलिए जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के हनन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट बिना किसी अपील के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। हालांकि ये जो अधिकार, ये जो गारंटी करता है, हम लोग इस रिट के, ये जो रिट है इसको जारी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। अब एक चीज़ याद रखना आप लोग, क्या क्या याद रखना, याद ये रखना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये इस जो क्षेत्र है, ये जो अपना न्याय क्षेत्र है, इसको नकार नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मूल अधिकार है। लेकिन आर्टिकल जो 226 है, इसको हाई कोर्ट नकार सकता है ये रिट जारी करने से, या मना कर सकता है, क्योंकि सिर्फ कहाँ से 14 से मतलब कि 12 से जो है 35 तक ही हम लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं, जो आर्टिकल 226 से फंडामेंटल राइट में नहीं आता। इसलिए याद रखना, ये जो है सुप्रीम कोर्ट, इसी को ही, यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट को जो मूल अधिकार हैं, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसका क्या कहा गया है, इसका गारंटी करता कहा गया। अब आप लोग अच्छे से समझ गएंगे एक चीज़। अब एक चीज़ और देखिए, इसमें एक चीज़ ये आती है कि किसका रिट जारी करने में किसका न्यायिक क्षेत्राधिकार सबसे अधिक है। भैया जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट खाली आपके जो मूल अधिकार है उनका हनन होगा, उसमें रिट जारी कर सकती है, सिर्फ किसमें, मूल अधिकार के हनन में, ठीक, फंडामेंटल राइट के हनन में, हनन में सिर्फ जारी कर सकती है। और जो हाई कोर्ट है, ये किसी भी क्षेत्र में रिट जारी कर सकती है, मतलब किसी भी न्यायिक क्षेत्र में। तो इसलिए अगर पूछ दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से किसका न्यायिक क्षेत्राधिकार सबसे ज़्यादा विस्तृत है, तो किसका होगा, ये हाई कोर्ट का होगा। लेकिन अब ये तो हो गया न्यायिक क्षेत्राधिकार, लेकिन अगर आप पूछ दे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, भैया आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट जो है ये किसी व्यक्तिगत मामले में रिट जारी कर सकता है, या अपने राज्य के मामले में, या किसी दूसरे राज्य से संबंधित हो तभी जारी कर सकता है रिट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश के किसी भी राज्य में जारी कर सकता है, किसी के भी खिलाफ। इसलिए अगर पूछ दे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार कौन था, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अगर पूछ दे आप लोगों से कि किसका अधिक है, तो किसका अधिक है, वो अधिक है ये सुप्रीम कोर्ट का अधिक है, ठीक। न्यायिक क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का, और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार किसका अधिक है, सुप्रीम कोर्ट का अधिक है ना। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब इसमें एक चीज़ और है ना, ये जो मूल अधिकार है, एक तो आप लोग समझ गए, मूल अधिकार का जो गारंटी करता है ये है क्या, ये है सीधा कौन है, ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। लेकिन ये संसद जो है, ये जो रिट हैं जितनी पांचों प्रकार की हैं, संसद जो है वो अधीनस्थ न्यायालय को भी इसमें कानून बना के रख सकता है रिट जारी करने के मामले में। हालांकि ऐसा कोई भी कानून बनाया नहीं गया है, लेकिन ये कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी पूर्वानुमान, मतलब कि किसी पूर्वाग्रह से ऐसा संबंधित नहीं होनी चाहिए रिट कि सुप्रीम कोर्ट की दिक्कत हो, या सुप्रीम कोर्ट के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन हो, है ना, या उसका अधिकार कम किया जाए, उसके अधिकार को कम नहीं कर सकते आप, ठीक। तो आप लोग ये जो है ये अच्छे से समझ गए। अब हम लोग धीरे धीरे जो सारी रिटें हैं उसको अच्छे से समझेंगे, जब तक पहले आप लोग ये अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, है ना, कि आर्टिकल 32 में कौन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है। देखिए इसको आप इंग्लिश में भी याद रखना है ना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। क्या आपने पता चला हिंदी में याद कर लिया, पूछ दिया इंग्लिश में, फिर आप लोग क्या करोगे, है ना, छोड़ दोगे या तो फिर गलत करके आओगे। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस देखिए इसका अर्थ क्या होता है। एक तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक। इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने देखिए कोई व्यक्तिगत या कोई भी, है ना, कोई प्रशासनिक या किसी ने भी किसी भी व्यक्ति को कैद करके रखा हुआ है बिना किसी वैलिड रीजन के, तो न्यायालय जो है उसके खिलाफ एक रिट जारी करती है। कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भैया आपने उसको बेमतलब में क्यों कैद करके रखा हुआ है, उसको मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, मुझे रीजन बताया जाए कि आखिर इसको क्यों जो है न्यायालय क्यों जो है आप लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। कभी कभी पुलिस उठा ले जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था कौन था आर्टिकल
हम लोगों ने आर्टिकल कौन सा पढ़ा था, आर्टिकल 20 वो जो पढ़ा था हम लोगों ने दोष सिद्ध के संबंध में अक्षर, हमने कहा था कि 24 आवर से ज़्यादा जो पुलिस है वो आपको नहीं रख सकती है यात्रा का समय छोड़कर। ठीक, वो पढ़ा था किसमें, आर्टिकल 20 में हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छे से 20 में पढ़ा था। ठीक, अब देखिए ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये उसी से रिलेटेड है। अगर आप मान लीजिए पुलिस ने भी आपको 24 घंटे के ऊपर रखे हुए हैं थाने में, ठीक, तो न्यायालय जो है आपके घर से कोई या कोई भी, या आप खुद, आपका जो वकील है वो न्यायालय से एक रिट जारी कराएगा कि आपको जो है वो रिहा करा जाए या न्यायालय के सामने छोड़ा जाए, न्यायालय के सामने पेश किया जाए। न्यायालय खुद यह फैसला करेगी कि जो आपकी हिरासत है ये कानून सम्मत है कि मतलब कि जो हिरासत है वो सही है कि नहीं है ना, मतलब कि आप क्यों रखे हुए हैं। पहली बात तो आप रख नहीं सकते हो, और रखे क्यों हो, देखिए 4 आधार पर रख सकते हो आप। हिरासत कानून सम्मत हो, कानून के तहत या तो हिरासत हो, दूसरा विधानमंडल या न्यायपालिका की अवमानना हुई हो, है ना, ये तो जो रिट है ये विधानमंडल और न्यायालय की अवमानना के तहत नहीं जारी होगी। देखिए ये 4 चीज़ें हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये जो आर्टिकल, ये जो है हैबियस कॉर्पस जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये किसके खिलाफ नहीं जारी हो सकती, तो 4 चीज़ें, एक है हिरासत कानून सम्मत हो, दूसरा है विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना किसी ने की हो, और तीसरा है न्यायालय के द्वारा हिरासत, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा हिरासत, और चौथा है हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अगर बाहर हुई हो तो वो जो न्यायालय है वो सिर्फ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो कहीं भी कर देगा, वो जो न्यायालय है वो रिट जारी नहीं कर सकता, मतलब हाई कोर्ट जारी नहीं कर सकता। ठीक, तो ये लोग आप अच्छे से समझ गए। एक देखिए क्वेश्चन और आ जाता है, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक, क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए एक ही लाइन में, एक ही पेज में आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो, एक तो इसकी इंग्लिश याद रखना, हैबियस कॉर्पस कहते हैं, दूसरा ये लैटिन भाषा से लिया गया है, तीसरा इसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, मतलब अगर किसी को कैद करके रखे कोई तो उसको सामने लाया जाए, और ये जो चौथा है कि सार्वजनिक व्यक्तिगत और दोनों प्राधिकरण के खिलाफ ये जो रिट है वो जारी की जा सकती है, और चौथा ये है कि इन चारों में से किसी के खिलाफ जो है ये रिट जारी नहीं की जाएगी। अगर ऐसा मामला होगा तो रिट जारी नहीं की जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, मैंडमस, मतलब कि परमादेश। अब हम लोग देखेंगे परमादेश के बारे में। कौन सी रिट, परमादेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। देखिए इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या था, हैबियस कॉर्पस, और इसका क्या है, परमादेश का मैंडमस। ठीक, अब देखिए परमादेश क्या कहता है। परमादेश का अर्थ इसके नाम में ही छुपा है, जो हिंदी वाला है, परम आदेश, मतलब कि हम आदेश देते हैं। आदेश कौन देगा, कोई जो ऊपर होगा, है ना। परमादेश मतलब कि हम आदेश देते हैं। अब ये देखिए किसके खिलाफ ये रिट जारी हो सकती है, ये सिर्फ सार्वजनिक जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ ही जारी हो सकती है। तो अब ये चीज़ याद रखना, ये तो सबको पता होगा कि हम आदेश देते हैं, ये आदेश देती है, किससे देती है आदेश, मतलब कि जो नीचे कोई इकाई है, सार्वजनिक अधिकारी हैं, वो अपने काम का दायित्व, जो अपने काम का पालन है वो सही से नहीं कर रहे हैं, है ना, या कम कर रहे हैं, ठीक, उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, या एकदम नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है कि हम आदेश देते हैं। आदेश का मतलब आर्डर वही देता है जिसको आपसे कुछ कराना हो। ठीक, आदेश दे रहे हैं कि आप जो अपने कार्य का निर्वहन अच्छे से कीजिए, अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ ये रिट जो है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक, जारी की जाती ही है ना, ऐसे मामले में जारी की जाती है। अब देखिए किसके खिलाफ जारी की जाती है, सार्वजनिक अधिकारी में कौन कौन आ गया, सार्वजनिक इकाई या निगम, अधीनस्थ न्यायालय जितने भी हैं, मतलब हाई कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी कर सकती है, प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी की जा सकती है ना, मतलब अधीनस्थ न्यायालय या अधीनस्थ जितने प्राधिकरण हैं, और सरकार के खिलाफ भी, याद रखना सरकार के खिलाफ भी। सिर्फ जो है ये किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती, ये नहीं जारी की जा सकती है निजी व्यक्ति या इकाई के खिलाफ। किसके खिलाफ, निजी व्यक्ति या इकाई के खिलाफ। गैर संवैधानिक विभाग है कोई तो उनके खिलाफ। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती। और एक आता है जो चीफ जस्टिस है, हमारे मुख्य न्यायाधीश का है कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके खिलाफ, लेकिन कौन, जो उस समय अपने पद पर मौजूद हों, रिटायर्ड वाले नहीं। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। आप लोग ये अच्छे से समझ गए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हैबियस कॉर्पस अच्छे से पढ़ लिया, मैंडमस पढ़ लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सी, तीसरी रिट, जिसको कहते हैं प्रोहिबिशन। ठीक, अब हम लोग वो देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपनी तीसरी रिट कौन सी, प्रतिषेध। तो सबसे पहले तो इंग्लिश में नाम इसका जान लीजिए। इंग्लिश में नाम क्या है, प्रोहिबिशन।
और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है रोकना। रोकना कौन रोकेगा? जो उच्च न्यायालय है या जो मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय को, मतलब कोई भी ऊपर वाला जो न्यायालय है वो अपने से नीचे न्यायालय को उसके प्राधिकरण है, मतलब कि कोई अगर जो अधीनस्थ न्यायालय है या प्राधिकरण है उसको उसके न्याय क्षेत्र से बाहर, मतलब जो इसका न्याय क्षेत्र है उससे बाहर अगर वो कार्य कर रहा है, उससे बाहर अधिकार वो फैसला सुना रहा है, तो उसको जो है वो रोक दिया जाएगा। ठीक, मतलब आप समझ गए, अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना है, इसका सिंपल सा मतलब। अब चूंकि ये जो है न्यायालय जारी कर रहा रेट है ना अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ या प्राधिकरण के खिलाफ, तो इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा है? ये केवल न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है या किसी भी सार्वजनिक या व्यक्तिगत निकाय, मतलब कि किसी भी प्रशासनिक या व्यक्तिगत जो इकाई है उसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। जैसे जो परमादेश है वो सीधा सक्रिय रहता है ना, ये सीधे सक्रिय नहीं रहता, ये भी याद रख लेना। ये जो है डायरेक्ट जो है, मतलब डायरेक्ट नहीं, ये जो है ये सीधे सक्रिय नहीं रहता। ठीक, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। और परमादेश जो सीधे सक्रिय रहता है ना। तो देखिए इसमें कौन कौन सी बात ध्यान रखने योग्य। एक तो इसको प्रोहिबिशन कहते हैं, ये भी याद रखना। दूसरा इसका अर्थ होता है रोकना। रोकने से इतना समझ जाना कि देखो ये मैंडेमस जो था वो आदेश दे रहा था कि काम करो, और ये जो है ये रोक रहा है, कह रहा है ना करो। ठीक, ना करो मतलब कि अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना काम करो, और रोक कौन रहा है? अभी अपने अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण को, इसका ऊपर जो है इसके जो ऊपर उच्च है ना वो रोक रहा है। तो इसका सिंपल अर्थ क्या? अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना, इस रोकने का अर्थ है। ठीक, और ये जो है केवल न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है रिट, है ना। तो आप ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है, याद रखना, काफ़ी बार आया है ना। ये तो सब लोग याद कर लेंगे कि इसको रोकना है, अधीनस्थ न्यायालय को रोकना। लेकिन अगर ये पूछ देगा न्यायिक या अर्धन्यायिक, है ना, कौन सी रेट है जो खाली न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जाती है, तो है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ठीक, अब आगे वाली रेट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कौन सा? उत्प्रेषण रेट। कौन सी रेट देखेंगे? उत्प्रेषण। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी देख ली है? एक हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, है ना, और प्रोहिबिशन। मतलब कि एक हमने देखी है बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट, दूसरी कौन सी देखी है? दूसरी देख ली है हम लोगों ने परमादेश, मैंडेमस, और तीसरी देख ली है प्रतिषेध, मतलब कि प्रोहिबिशन। अब हम लोग देखेंगे उत्प्रेषण और सर्टियोरी। इसका मतलब क्या है? देखिए ऊ से, देखिए ट्रिक याद रखना, उठा लो या ऊपर मंगा लो, अपने से मतलब कि ऊपर मंगा लो। इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। सूचना देना का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा अधीनस्थ न्यायालय है या अधीनस्थ प्राधिकरण है जो या तो वहाँ कोई खराबी है या वहाँ इतना अतिरिक्त भार है कि वो अपने काम को पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, या कोई खराबी है या वो काम सही से नहीं कर रहा है, ऐसे अधीनस्थ प्राधिकरण के खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है। मतलब कि ये जो रिट है भैया, जैसे कोई खराबी कर रहा है ना, कोई ख़राब काम कर रहा है, कोई प्राधिकरण ऐसा है जो ख़राब काम कर रहा है ना, ये वो सही से काम नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उससे तो ऊपर मंगा लिया जाएगा। ये रिट जारी करेंगे और जो उसके पास जो काम होगा उसको ऊपर मंगा लिया जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया निवारक की तरह, है ना, निवारक की तरह, मतलब तुम गलती कर रहे हो इसलिए हमने तुमसे ऊपर मंगा लिया। ठीक, और दूसरा जो है, दूसरा होता है मान लीजिए कहीं अतिरिक्त भार है, अतिरिक्त भार है किसी प्राधिकरण के ऊपर काम का, तो क्या करेगी कोर्ट जो है उसको थोड़ा अलग कर देगी या ऊपर मंगा लेगी या दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये हो जाता है एक हिसाब से कोर्ट जो है इसकी सहायता कर रही है, जो उच्च मतलब कि ऊपर का जो वो है, तो ये हो जाता है सहायक। तो पूछ देंगे ये कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है? ये निवारक और सहायक दोनों प्रकार की है। किसके अपोजिट? प्रतिषेध, क्योंकि जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध सीधा काम करने से रोक रहा है, तो वो निवारक है। ये निवारक और सहायक, ये सहायता भी कर रही है, निवारक और सहायता दोनों टाइप की। ठीक, तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए। अब देखिए ये जो है ये किसके खिलाफ? ये अधीनस्थ न्यायालय और प्राधिकरण के खिलाफ 1991 तक जारी की जाती थी, जैसे कि जो प्रतिषेध है। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो जो प्रशासनिक जितनी इकाई हैं उसके खिलाफ भी ये जारी की जा सकती है। सिर्फ ये किसके? विधिक जितने निकाय हैं और व्यक्तिगत जो लोग हैं उसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। ठीक, तो याद रखना, ये आप लोग अच्छे से याद रखना है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके आगे कौन सी रिट आएगी? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अधिकार परीक्षा। 4 पढ़ चुके, अब एक बची है। अब हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? अधिकार परीक्षा। जब तक आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो।
अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे अधिकार परीक्षा रिट के बारे में। अधिकार परीक्षा को सबसे पहले जान लेते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं को वारंटो। देखिए याद तो हो गया होगा, 4 बार रिवीजन चल रहा है, आपकी चौथी बार कर रहे हैं। देखिए नंबर 1 में क्या था हमारा, नंबर 1 में था हमारा हैबियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में तो पता ही होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में क्या कहते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरा हमारा क्या था परमादेश, मतलब कि हम आदेश देते हैं, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस। तीसरा था हमारा क्या, तीसरा था हमारा प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। चौथा था हमारा क्या, चौथा था हमारा उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरी। और ये अधिकार परीक्षा है को वारंटो। देखिए 5 और 4 पढ़ चुके हैं, अब अधिकार परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए छोटे से उदाहरण से। एक तो प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, मतलब कोई ऐसा मतलब कि प्राधिकरण है या कोई ऐसा कर्मचारी है ना, सरकारी है, जिसे मान लीजिए कि ये एसआई हो, कोई सब इंस्पेक्टर, वो एसपी का काम कर रहा है। एसपी का अधिकार मतलब कि एसपी के अधिकार लिए हुए है, एसपी की तरह काम कर रहा है, वो अधिकार क्षेत्र से बाहर। तो ये जो है अधिकार परीक्षा जो है रिट वो जारी की जाती है। ठीक, इतना सिंपल से समझ लीजिए। अधिकार परीक्षा मतलब एसआई का अधिकार इसका, और बना एसपी बैठा है, ठीक, एसपी वाला काम कर रहा है। तो इसके खिलाफ कोई अगर जो व्यक्ति है वो रिट जारी कर सकता है ना, व्यक्ति जाकर इसके अधिकार को जो है वो कम करवा सकता है, या रिट जारी करवा के इससे पूछे कि आखिर आप ये जो अधिकार इसका लिए हुए हैं किस कारण से लिए हुए हैं, ऐसा कौन सा कोई वैध कारण है या अवैध तरीके से हासिल किए हुए हैं। ठीक ठीक समझ गए। अब देखिए एक जो 33, 34, 35 आर्टिकल है, इसको हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक, 33, 34 और 35 जो बचा है। देखिए आर्टिकल 33 जो कहता है, आर्टिकल 33 का मतलब है जो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है उसका तो पूरा अधिकार है, हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन कुछ जो विशेष बल हैं या विशेष राष्ट्र के, मतलब राष्ट्र की जो है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों के अधिकारों पर जो संसद है वो प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे सेना के जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक, पुलिस है ना, या ऐसा कोई भी संगठन या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे संसद को लगे कि जो राज्य के हित के लिए या राज्य से जो देश से बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं, जिनके मूल अधिकार से हो सकता है कि बहुत ऐसी खुफिया खबर है वो किसी दूसरे के पास चली जाए ना, तो इनके जो है, इनके जो मूल अधिकार पर वो है संसद प्रतिबंध लगा सकती है, ये आर्टिकल 33 कहता है। और आर्टिकल जो 34 है वो हमारा वो है किससे, वो मार्शल लॉ से है संबंधित। किससे है, मार्शल लॉ से संबंधित। मार्शल लॉ का मतलब जहाँ जहाँ मार्शल लॉ का रहता हो, आपको पता होगा जहाँ सैन्य शासन होता है, बहुत जगह लगा हुआ, नागालैंड में लगा था, कई जगह लगा हुआ था, है ना। जहाँ सैन्य शासन लग जाता है, मतलब कि जो सामान्य शासन होता है, जो देश का शासन या राज्य का शासन, वहाँ से थोड़ा हट जाता है। मार्शल लॉ जहाँ लागू हो जाता है वहाँ भी लोगों के अधिकारों में थोड़ी कमी हो जाती है, या जो उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनमें फ़र्क पड़ जाता है ना। वो जो है वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट मूल अधिकार इसके, अगर ये मार्शल लॉ लगा हुआ है तो ये सब ऐसी जगह लगा होता है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाके होते हैं, वहाँ पर सैन्य शासन लगाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक, ये आर्टिकल 33 और 34 समझ गए। अब ये एक बचा आर्टिकल 35 हमारा फंडामेंटल राइट्स का। आर्टिकल 35 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स कोई भी जो कानून है, एक तो जैसे अस्पृश्यता वाला हो गया, है ना, दुर्व्यापार वाला कानून हो गया, ये सिर्फ संसद बना सकती है। मार्शल लॉ कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, है ना। या कोई भी जैसे सेना पुलिस वाला कोई कानून है, ये कौन बनाएगी, संसद। ठीक, तो इसमें खाली इतना ही लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब जो है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको जो है, जो भी हमने आज को आपको पढ़ाया है, आज इसका अच्छे से रिवीजन करना। खास कर ये जो रेट है ना, ये आप भूल जाओगे, है ना। इसको 2 से 3 बार देख लेना, क्योंकि हमने इसमें एक एक चीज़ बता दी है जो भी पूछा जाएगा आर्टिकल 32 से रिलेटेड। ठीक, आर्टिकल 32 से रिलेटेड जो भी पूछा जाएगा हमने आपको सब बता दिया अच्छे से, है ना। कौन गैर न्यायिक अपराध, कौन मतलब कि न्यायिक और गैर न्यायिक रेट है, कौन अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा के तहत क्या है, मैंडेमस के तहत क्या है, उसका अर्थ क्या है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हमने सब आपको बता दिए हैं। तो कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, तो आप आराम से हल कर ले जाएंगे, आराम से लगा ले जाएंगे। अब कल हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में। ठीक, जब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक, अच्छे से, डिमोटिवेट मत होना बस, है ना, लगे रहिए साथ में। आप बस खाली एक शुरुआत कर दीजिए। अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, मैथ नहीं पढ़ पाओगे, आप
आप बेसिक तो पढ़िए, कैसे नहीं पढ़ पाओगे। जोड़ घटाने से शुरुआत कीजिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा तो लगेगा। जहाँ 6 महीने लगना होगा वहाँ 9 महीने लग जाएंगे, 8 महीने 10 महीने लग जाएंगे। भैया 1 महीने में आप अपना बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। पहले कितना यार, कक्षा 2 का जो बच्चा है वो कंप्लीट कर लेता है, आपका माइंड उनसे अच्छा ही होगा, ठीक, इस उम्र में। तो आप बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, है ना। एक सिस्टमेटिक ढंग से आप चलिए, है ना। हम जो है मैथ की भी क्लास लाएंगे और बेसिक से इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि कोई भी जिसको मैथ से बहुत डर लगता होगा वो भी आराम से उसके क्वेश्चन जो है वो कर ले जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा। अभी शुरुआत है ना, तो थोड़ा बोलने में थोड़ी हम समझ रहे हैं थोड़ा सा होती होगी ना आप लोगों को इरिटेशन, लेकिन वो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आपको कंटेंट हम अच्छा दे रहे हैं, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक। अब इसके आगे जो है हम लोग कल मिलते हैं आप लोगों से। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेरे गुड विशेज आप लोगों के साथ हैं। आप लोग बहुत अच्छा करें, सबको अच्छी सी जॉब मिले और सब लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जय हिंद।